सुधा, आज तुमने 4 दिन से अम्मा जी से बात नहीं की और हाँ, यहाँ तक जब उन्होंने फ़ोन किया तब भी तुमने उठाना उचित नहीं समझा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? अम्मा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं तुम्हारी बेरुखी को लेकर। वसुधा ने छोटी बहन सुधा का फ़ोन करते ही उससे उल्हाना भरे स्वर में कहा। वसुधा जी, नहीं बात करनी मुझको अम्मा जी से। सुधा बिना कुछ सोचे समझे चिनचिनाते हुए बोली। लेकिन सुधा, आखिर बात क्या है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अम्मा जी भी नहीं कुछ बता रही। तुम ही बताओ कि आखिरकार बात क्या है? क्यों तुम नहीं कर रही हो उनसे और क्यों वो इतना परेशान है? जबकि पहले तो तुम अम्मा जी से एक दिन भी बिना बात किए नहीं रह पाती थी। अब अचानक इतनी बेरुखी? वसुधा ने अपनी माँ और छोटी बहन के बीच में अनबोले को समझना चाहा। जीजी, तब भी बात और थी, और जब माँ ही दोनों बहनों में भेदभाव करे तो गुस्सा तो अपना स्वाभाविक ही है। सुधा ने बहुत ही रूखेपन से जवाब दिया। क्या कह रही हो तुम? दोनों बहनों में भेदभाव? मेरी तो तुम्हारी गोल गोल बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। वसुधा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। जीजी, अब इतनी नादान तो मत ही बनिए कि आपको कुछ नहीं पता। अम्मा जी भला तुमसे कुछ भी छुपाती हैं? आप तो हमेशा ही मुझसे ज़्यादा अम्मा जी की लाडली रही हो, तो भला तुम क्यों अनविज्ञ भोगी? सुधा के शब्दों में अपनी माँ और बहन दोनों के ही लिए रोष छलक रहा था। सुधा, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भला माँ अपने बच्चों के बीच कहाँ भेदभाव कर सकती हैं? यकीन मानो मेरा कि अम्मा जी तुमको भी उतना ही प्यार और स्नेह करती हैं। बस मेरी परिस्थितियाँ कुछ बिगड़ गईं तो मुझको मजबूरी में अम्मा जी के पास ही रहना पड़ रहा है। वसुधा कुछ रुआसी सी हो आई। लेकिन जीजी, अगर आप ऐसी बात है तो जब मैंने अम्मा जी से घर का आधा हिस्सा मांगा तो उन्होंने साफ मना क्यों कर दिया? जबकि आप तो अम्मा जी के साथ ही रहती हो और आपका पूरा खर्चा भी अम्मा जी ही उठाती हैं, तो क्या उनका सारा फर्ज एक ही बेटी के प्रति बनता है? सुधा जैसे जहर बुझे तीर छोड़ रही थी। अच्छा, तुमने अम्मा जी से घर का आधा हिस्सा मांगा, तभी 2 दिन से बड़ी उदास उदास सी नजर आ रही हैं। मैंने उनसे बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि तुमने 2 दिन ना तो उनसे बात की और ना ही उनका फ़ोन उठाया। लेकिन सुधा, तुमको अचानक घर के आधे हिस्से की ज़रूरत क्या पड़ गई? वसुधा ने सुधा से बड़ी आत्मीयता से पूछा। क्यों जीजी, क्या अम्मा जी की सारी जायदाद पर आपका ही हक है? मैं भी उनकी बेटी हूँ, क्या मेरा कोई हक नहीं बनता उनकी जायदाद में? सुधा चिढ़कर बोली। जबकि जायदाद के नाम पर उनकी माँ के पास सिर्फ एक ही घर था। सुधा अपनी बहन वसुधा से क्यों चिढ़ रही थी? चलिए पहले उनसे आपको अवगत कराते हैं। वसुधा की शादी बड़े धूमधाम से रघुनाथ और दामिनी ने की थी, लेकिन वसुधा अपने ससुराल में खुश नहीं थी। उसके ससुराल वाले और पति सब लोग उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते। एक दिन उनके पति ने गुस्से में आकर वसुधा को जीने से धक्का दे दिया। वसुधा के बहुत ज़्यादा चोट लग गई। आखिरकार तंग आकर उसको दामिनी और रघुनाथ अपने साथ ले आए। लेकिन वसुधा के पैर में पता नहीं लोहा लग गया या कुछ और कि उसके पैर में सेप्टिक हो गया और उसका पैर काटना पड़ गया। उसके पति ने उसको तलाक का नोटिस भेज दिया। दामिनी और रघुनाथ परेशान तो हो ही गए थे, इसीलिए उन्होंने भी वसुधा को तलाक दिलवा ही दिया, क्योंकि जब सही सलामत में ढंग से नहीं रखा वसुधा को, तो अब पैर कटने के बाद कैसे रखते? अब तो वसुधा पूरी तरह से अपने माँ बाप पर आश्रित हो गई। सुधा भी अपनी बहन का ख्याल रखती। तब तक सुधा की शादी नहीं हुई। वसुधा का दुख रघुनाथ को इतना अंदर अंदर तक दुखी कर गया कि एक रात ऐसा सोए कि सुबह उठे ही नहीं। अब तो उन तीनों पर जैसे गाज ही गिर गई, क्योंकि रघुनाथ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। आमदनी का कोई जरिया ही नहीं था।
बस गांव में एक खेत और एक छोटा सा पुश्तैनी घर। उस समय दामिनी ने किसी तरह से खुद को संभाला और घर का पूरी हिस्सा किराए पर उठा दिया। वसुधा घर पर ही बैठे बैठे साड़ी में फॉल लगाने का काम करने लगी। दामिनी ने गांव का खेत बेचकर सुधा की शादी ठीक ठाक घर में कर दी। सुधा अपनी ससुराल में खुश थी और वसुधा और दामिनी का खर्च उसके लिए किराए से और वसुधा के फॉल आदि लगाने से चलने लगा। सुधा की ससुराल संपन्न थी और शादी के बाद उसके व्यवहार और रहन सहन में बहुत बदलाव आने लगा। वो धीरे धीरे अपनी माँ और बहन को भी तुच्छ समझने लगी। खास उसके वसुधा तो उसको अपनी आंखों का कांटा ही लगने लगी, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं लालच का समावेश सा होने लगा। वो हमेशा यही सोचती थी कि कहीं दामिनी अपना घर बार सब कुछ वसुधा के नाम ही ना कर दे, तब तो वो उस संपत्ति से वंचित रह जाएगी। अब जो बहन उसको बड़ी प्यारी लगती थी, अब वो उसकी आंखों में खटकने लगी और इसीलिए उसने अपनी माँ से घर का आधा हिस्सा अपने नाम करने के लिए कहा था। और इसके विपरीत उसका पति करण बहुत ही नेक दिल और समझदार इंसान। वो दामिनी और वसुधा को पूरा सम्मान देता। दामिनी ने रो रो कर समझाया भी कि सुधा बेटा, वसुधा असहाय है, लाचार है, उसके तो आगे पीछे मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अगर मैं आधा घर तुम्हारे नाम कर दूंगी तो वो बेचारी कैसे काम चलाएगी, कैसे और किसके सहारे जिंदगी जिएगी। अपनी कुछ तो तरस खाओ अपनी बहन पर, क्योंकि घर ही कितना बड़ा, तुम्हारे पास तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। अगर उसके पास ये घर रहेगा तो वो किराए से ही काम चला लेगी, वरना तो वो किसके सहारे जिएगी। तो ठीक है, फिर आप अब अपनी बड़ी बिटिया से ही संबंध रखिए। समझ लीजिए कि आपकी छोटी बिटिया मर गई। और इतना कहकर सुधा ने फ़ोन काट दिया। दामिनी तो अरे अरे ही करती रह गई। इस बात को 4 दिन बीत गए। ना सुधा ने सामने से फ़ोन किया और ना ही दामिनी का फ़ोन उठाया। सुधा, तुम चिंता ना करो, मैं अम्मा जी को मना लूँगी, लेकिन मैं पूरा ही घर तुमको दिलवा दूँगी, क्योंकि मेरा तो वैसे भी अब इस जिंदगी जी ऊब गया है। मैं आधा हिस्सा भी नहीं लेना चाहती। ये कहकर वसुधा रोने लगी, लेकिन तब तक पीछे से दामिनी आ गई। नहीं वसुधा, मैं इस घर को किसी भी हालत में सुधा के नाम नहीं करूँगी। इस घर पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार रहेगा। अगर सुधा हमसे संबंध नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी कि भगवान ने मुझको एक ही बेटी दी थी। आज मुझको सचमुच अपनी कोख पर शर्म आ रही है, जिसने सुधा जैसी लालची बेटी को जन्म दिया। और हाँ वसुधा, तू भी कान खोल कर सुन ले, आज के बाद इस घर के टुकड़े करने के लिए नहीं कहोगी तू, वरना मेरा मरा मुंह देखेगी तू। ये कहकर दामिनी रोने लगी। अम्मा जी, आप ऐसी बातें मत करिए और रोइए भी मत, आप देखिएगा कि सब ठीक हो जाएगा। आप ही तो कहती हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगा। ये कहकर वसुधा भी दामिनी के आंसू पोंछते पोंछते उसके चिपक कर रोने लगी। अभी वो दोनों माँ बेटी रो ही रही थी कि तुरंत फ़ोन की घंटी घनघना उठी। वसुधा ने देखा तो फ़ोन सुधा के पति करण का था। सॉरी अम्मा जी, अभी जब मैं दुकान से आया तो मैंने सुधा जी की वसुधा जी के साथ हो रही बातचीत को सुन लिया। मुझको तो सचमुच विश्वास ही नहीं हो रहा कि सुधा इतना ज़्यादा लालच में कैसे गिर सकती है कि वो अपनी लाचार बहन की ही दुश्मन बन बैठेगी। मैं सुधा की तरफ से आप दोनों से ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ और यकीन मानिए कि हमको आप लोगों से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को सब कुछ दिया है। और हाँ, लीजिए, आप सुधा से भी बात कर लीजिए। सुधा के पति ने शर्मिंदा होकर कहा, हेलो अम्मा जी, मुझको माफ़ कर दीजिए। पता नहीं किस लालच के वशीभूत होकर मैंने आप दोनों से इतना कुछ कह डाला। करण तो सचमुच
मुझ पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए, लेकिन आप दोनों ही हमको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि करण कह रहे हैं कि जब तक आप लोग हमको माफ़ नहीं करेंगी तब तक वो भी हमसे बात नहीं करेंगे। ये कहकर सुधा फ़ोन पर ही रोने लगी। कोई बात नहीं सुधा बेटा, कभी कभी इंसान लालच के वशीभूत होकर अपने रिश्ते नाते सब दांव पर लगा देता है, लेकिन मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ जो मुझको बिल्कुल बेटे के समान करण के रूप में दामाद मिला, जिसने सब बातों को संभाल लिया। इतना कहकर दामिनी ने फ़ोन रख दिया और तुरंत ही वकील बुलाकर घर वसुधा के नाम कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद वसुधा को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए दुखों ना उठाना पड़े। यह कहानी पूर्णतः स्वचित है, मौलिक है दोस्तों। क्या वसुधा सही कह रही थी या करण ने सही किया? लाइक और कमेंट द्वारा अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।